हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ाना शुरू किया है। आज का हमारा यह वीडियो है वो कक्षा 7 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, जिसका नाम है हमारे अतीत 2 और अध्याय है दूसरा, नए राजा और उनके राज्य। दोस्तों, यह अध्याय का हमारा तीसरा पार्ट है, यानी कि आज का वीडियो इसी अध्याय का तीसरा पार्ट है। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, आज हम पेज नंबर 25 से 32 पर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उनके बारे में बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे वो भी हमने ऐड किए हैं। तो एक बार यह वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए, आपको लगेगा कि वाकई में यह वीडियो सुपर से भी ऊपर है। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो हमारे अतीत 2 दूसरा अध्याय, नए राजा और उनके राज्य। तो आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। चोल काल के साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि चोल काल में प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हम चोल काल की बात कर रहे हैं कि चोल काल में किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। और इस तरह के गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो यहां से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते हैं। बताइए, चोल काल में गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? चोल काल में गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। क्या? नाडु कहा जाता था। एक और क्वेश्चन, चोल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? चोल काल में किसानों की बस्तियां कहलाती थी उर। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, यह दोनों क्वेश्चन आपके सही हुए या गलत? सही। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर है। एक बार फिर से देख लीजिए कि चोल काल में गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और चोल काल में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। और वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद्वेलन, अरैयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। दोस्तों, मूवेंद्वेलन का मीनिंग क्या होता है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, इसे कहा जाता था चोल शासन काल में मूवेंद्वेलन। तो अरैयार, इसका मीनिंग होता है प्रधान। तो वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद्वेलन या अरैयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। आंसर बताइए, किस जाति के धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे? दोस्तों, कौन सी जाति की हमने बात की? वेल्लाल जनजाति के धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद्वेलन या अरैयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। आगे बात करें तो भूमि के प्रकार का जिक्र दोस्तों चोल शासन काल में किस प्रकार किया गया था? तो याद रखना, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। क्या? चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, यह चोल अभिलेख में कौन सा जिक्र किया गया है? याद रखना, वेल्लन वगाई। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लन वगाई कहा जाता है। तो ब्रह्मदेय किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, इसे कहा जाता है ब्रह्मदेय।
शाला भोग क्या है दोस्तों, नाम से ही पता चल जाता है कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी गई है इसे कहा जाता है शाला भोग। शाला बोले तो विद्यालय, क्लियर। देवदान या तिरुनमट्टुकनी, नाम थोड़े डिफिकल्ट है, देवदान या तिरुनमट्टुकनी। तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था या तो तिरुनमट्टुकनी। ओके, तो पल्लिंचंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लिचंदम कहा जाता था। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि भूमि के प्रकार। तो चोल शासन काल में यह भूमि के विभिन्न प्रकार पड़े थे और चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख कुछ इस प्रकार मिलता है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लन वगाई कहा जाता है। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि यानी कि ब्रह्मदेय। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि रखी गई है उसे कहा जाता है शाला भोग। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या तिरुनमट्टुकनी कहा जाता है। तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लिंचंदम कहा जाता है। चलिए आंसर बताइए। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। इस मामले में कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों मैंने आपके सामने भूमि के प्रकार के बारे में दो तरह अच्छी तरह पढ़ने का प्रयास किया, आपको समझाने की कोशिश की। तो बताइए, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, इस मामले में कौन सा युग्म गलत है? तो वेल्लन वगाई, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि वेगन वगाई नहीं कहा जाता, वेल्लन वगाई नहीं कहा जाता है। गैर ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को वेल्लन वगाई कहा जाता है। तो हमें सही गलत युग्म मिल गया, या मतलब हमारा आंसर मिल गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी सभी जो युग्म है वो बिल्कुल सही है। पढ़ो, शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, जी हाँ। देवदान यानी कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि यानी कि देवदान। तो पल्लिचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो यह तीनों ऑप्शन सही है और हमें पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है? पहला ही युग्म गलत है। आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और आपको विश्वास नहीं हो रहा, चलो देख लो, यहां पर लिखा है वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता है वेल्लन वगाई। ब्रह्मदेय किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। और यहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन में? वेल्लन वगाई, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो यहां दोस्तों क्या लिखना चाहिए? यहां पर लिखना चाहिए ब्रह्मदेय, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? वेल्लन वगाई। तो यह ऑप्शन गलत हो गया। ओके, आगे बात करें तो हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गए। दोस्तों यहाँ कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में क्यों आ गए? क्योंकि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। आंसर बताइए। चोल काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होने के कारण भारत के किस क्षेत्र में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई थे? तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण क्षेत्र में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी। और प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे और नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चोल काल में शहरों में प्रशासनिक कार्य कौन संपादित करते थे? तो चोल काल में शहरों में प्रशासनिक कार्य नगरम नामक व्यापारियों का संघ संपादित करता था। सही आंसर है ऑप्शन ए। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था।
सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। दोस्तों, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इस बात का सविस्तार वर्णन करता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि तमिलनाडु का यह है चिंगलपुट जिला। चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। इमेज आप देख सकते हैं, ताल पत्र और ताल पत्र के छोटे टिकटों पर उनके नाम लिखे जाते थे जो सदस्यता के लिए योग्य हो और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। दोस्तों, सदस्यता कैसे नियुक्त की जाती थी, किसी भी व्यक्ति को किसी समिति का सदस्य कैसे बनाया जाता था, उनकी जो मेथड है वो यहाँ पर दर्शाई गई है कि इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। आंसर बताइए, ब्राह्मणों की सभा के संगठन की जानकारी कहां से प्राप्त? एक अभिलेख से मिलती है। तो याद रखना, ब्राह्मणों की सभा के संगठन की जानकारी तमिलनाडु के एक जिला है, जिले का नाम मैं भी भूल गया, जिले का नाम है चिंगलपुट। तो चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां से ब्राह्मणों की सभा के संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें अभिलेख और लिखित सामग्री, यानी कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता दोस्तों किसको दी जाती थी, यानी कि सभा का सदस्य कौन बन सकता था, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिसका वर्णन यह अभिलेख में किया गया है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच की होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। दोस्तों, किसी भी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यह अभिलेख में दर्शाया गया है। एक बार फिर से पढ़ लो कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता किसको मिलती है? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच की होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आंसर बताइए, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या थी? यहां क्वालिफिकेशन दर्शाई गई है, शर्त दर्शाई गई है। तीनों को ध्यान से पढ़ो कि व्यक्ति की उम्र 25 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों यह शर्त नहीं थी। उम्र कितनी दर्शाई गई है? 35 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए। मतलब पहला सेंटेंस गलत हो गया। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यह कथन बिल्कुल सही। वह ईमानदार होना चाहिए, यह कथन भी बिल्कुल सही। तो चोल साम्राज्य में सभा की किसी भी समिति की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 2 और 3 यह दोनों शर्तें आवश्यक है और हमें यहाँ पर सही आंसर है 2 और 3। यह दोनों शर्त होने के बाद ही किसी भी व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है,
लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। दोस्तों एक क्वेश्चन उठता है कि अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुराणम से एक उदाहरण। दोस्तों याद रखना, 12वीं शताब्दी की एक तमिल किताब है जिसका नाम है पेरिया पुराणम, जिनमें एक उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था, जिसमें अच्छे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। यहाँ एक शब्द आया पुलाया। पुलाया क्या है? पुलाया एक ऐसे लोगों का समूह है जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। क्या? पुलाया एक ऐसे लोगों का समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। दोस्तों यह जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। आगे मैं आपको बताऊं अभिलेख के बारे में। तो मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलैयार। दोस्तों तगड़े पुलैयार, पुलैयार का मीनिंग होता है, पुलाया का बहुवचन है पुलैयार। क्या? पुलाया का बहुवचन है या पुलैयार। तो पुलैयार को दिन के काम पर जाने की हाक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छायाओं में फैलती थी। दोस्तों इस प्रकार का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो एक बार फिर से पढ़ ले, बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था, जिसमें अच्छे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों में अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलैयार, पुलैयार का मीनिंग होता है पुलाया का यह बहुवचन है, तो पुलैयार को दिन के कामकाज पर जाने की हाक लगाते हुए बांग दे दी थी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। आंसर बताइए, पेरिया पुराणम किस भाषा की एक प्रसिद्ध कृति है? दोस्तों जो आर्टिकल मैंने आपके सामने पढ़ा वो यह पेरिया पुराणम नामक ग्रंथ से लिया गया है, और पेरिया पुराणम ग्रंथ तमिल भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे तांग वंश की बात करें, तांग वंश का संबंध है चीन देश से। तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक यानी कि 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। दोस्तों याद रखना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह तांग वंश का एक आर्टिकल दिया गया है, और चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक यानी कि 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, यानी कि तब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ली जाती थी। देखो, तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था,
यानी कि उस वक्त भी प्रतियोगी परीक्षा ली जाती थी। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था, सभी क्वालिफाई व्यक्ति बैठ सकता था यह एग्जामिनेशन में। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, ऐसा क्वेश्चन विद्यार्थियों को सोचने के लिए रखा गया है और यहाँ अध्याय 2 समाप्त होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब बताइए। तांग राजवंश का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो तांग राजवंश का संबंध है चीन देश से। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों टेक्स्ट बुक में फिर से याद करें ऐसे टाइटल से कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं, उनकी भी बात कर ले। तो सही जोड़ बनाइए। गुर्जर प्रतिहार दोस्तों कहाँ के शासक थे? गुर्जर प्रतिहार गुजरात राजस्थान के शासक थे। राष्ट्रकूट कहाँ के शासक थे? पश्चिमी दक्कन के। पाल कहाँ के शासक? बंगाल के। और चोल कहाँ के शासक थे? तमिलनाडु के थे। तो सही जोड़ इस तरह है। गुर्जर प्रतिहार का शासन था गुजरात और राजस्थान में, राष्ट्रकूटों का शासन था पश्चिमी दक्कन में, पाल का शासन था बंगाल में और चोल वंश का शासन था तमिलनाडु में। वन लाइनर क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो यह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक शामिल थे। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक शर्तें थी? तो दोस्तों यह सभी शर्त बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ के बताया है कि चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? चाहमानों यानी कि चौहान के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर थे दिल्ली और अजमेर। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया। तो इस तरह राष्ट्रकूट शक्तिशाली बन गए। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो यहाँ दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अध्याय 2 में लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी मैंने आपके सामने रखे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।